कुछ जगह तो टिकट ठीक दिए गए, लेकिन कुछ जगह ऐसे टिकट दिए गए कि जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। मेरा ये मानना है कि दो नेताओं ने अपनी मनमर्जी चलाई, सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी गई। ओबीसी को, हमारे तेलंगाना में जो हमारे ओबीसी का चेयरमैन था उसको टिकट नहीं दी, जो हमारा राजस्थान का ओबीसी का चेयरमैन था। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि तमाम ये मुद्दे जो थे जातीय जनगणना के जनता ने नकार दिए, सत्तासीन भाजपा को किया। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें 3 राज्यों में करारी हार के बाद क्या कुछ उसके माकूल कारण हैं, इसको लेकर कांग्रेस के चिंतन और मंथन की बैठकों का दौर तो जारी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनकी भी ड्यूटी लगाई गई थी 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए। क्या कुछ वो कारण रहे इस बड़ी हार के, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कैप्टन अजय सिंह यादव से। सर, क्या कुछ कहेंगे, इस कहां चूक रह गई जो कांग्रेस इतने बड़े दावे कर रही थी कि राजस्थान में दोबारा रिपीट करेंगे, छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया हालात देखे जा रहे थे, तेलंगाना में आपकी सरकार जरूर बनी, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि वहां पे कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी है, क्या कुछ माकूल कारण रहे कि वहां पे चुनाव में आपको इतनी करारी हार झेलने को मिली? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को जो राहुल गांधी जी द्वारा यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर तक, उसमें जो ऊर्जा मिली थी पार्टी को, और मैं 4 प्रदेशों में गया हूँ, मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, तेलंगाना में गया और छत्तीसगढ़ भी गया, तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ लोग कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना चाहते थे। जहाँ तक सवाल है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर 12 में से 9 मंत्री चुनाव आ रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अंडरग्राउंड अंडर करंट था। और जो योजनाएं थी, जैसे जो महिला समूह की बना रखी थी और जगह जा रखी थी, उसमें काफ़ी प्रेफरेंस था पैसे का, जो आम आदमी तक पहुंच नहीं रहा था। अभी इसकी तो मैं समझता हूँ समीक्षा की जरूरत है कि हम छत्तीसगढ़ में क्यों आ रहे। हालांकि आपका जो बस्तर का एरिया है, वहाँ पर 14 की 14 सीट हम हार गए, पिछली बार 14 सीट जीते थे। रायपुर में अच्छा नहीं किया हमने, तो वहाँ पर ये कारण हुआ। और वहाँ का फिर भी हमने सम्मानजनक सीट ली है। एक तरफा जीत है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में। 54 और 35 जो है, 35 सीटें भी कम नहीं होती है। और इसमें कुछ ईवीएम का भी बाद में इन्होंने, तो करीबन 26 सीट ऐसी थी जहाँ 300 का फर्क था, 300 से कम का फर्क था। तो बाद में क्या किया है, क्योंकि प्रशासन भी जो है चेंज हो जाता है, तो इसी प्रकार से राजस्थान में भी सम्मानजनक तरीके से पार्टी जो टिकट वितरण हुआ, उसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ जगह तो टिकट ठीक दिए गए, लेकिन कुछ जगह ऐसे टिकट दिए गए कि जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। और वहाँ पर भी 70 सीटें हमने ली हैं, सम्मानजनक है। लेकिन जो सबसे बड़ा सेटबैक जो मुझे नज़र आ रहा है, 18 साल से जो हमारे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में इंतजार कर रहे थे सत्ता में दोबारा वापस आने के लिए, उस पर मेरा ये मानना है कि 2 नेताओं ने अपनी मनमर्जी चलाई, सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी गई, ओबीसी को दरकिनार किया गया। ओबीसी के जो अगर आप दरकिनार करेंगे, राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसके विपरीत आप काम करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा।
नहीं, आपने भी वकालत की क्योंकि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने ये कहा था कि टिकट वितरण तरीके से होना चाहिए, अगर सही से हुआ तो 5 राज्यों में सरकार बनेगी। राहुल गांधी भी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि अति पिछड़ों की बात कर रहे थे और ओबीसी की बात कर रहे थे। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के इंटरफेयर के बाद और आपको इतना बड़ा पद दिए जाने के बाद भी टिकट वितरण सही तरीके से नहीं किया गया, जिसके चलते ये बड़ी हार और करारी हार झेलनी पड़ी कांग्रेस को? हमारे तेलंगाना में जो हमारे ओबीसी का चेयरमैन था उसको टिकट नहीं दी, जो हमारा राजस्थान का ओबीसी का चेयरमैन था, दोनों जीतने वाले कैंडिडेट थे। वो टिकट देना ना देना वो पीसीए स्क्रीनिंग कमेटी का काम, लेकिन पीसीए स्क्रीनिंग कमेटी हमारी क्या कर रही थी? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी पार्टी को कि जो इंचार्ज थे, जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होने में जो पैनल भेजे गए सीईसी के अंदर, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, वो सही भेजे या नहीं भेजे? अच्छा, आपने कितने नाम भेजे थे ओबीसी के मोर्चा के तौर पर? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओबीसी को जितना तवज्जो देना चाहिए था मध्य प्रदेश में खास तौर पे और तेलंगाना में भी ओबीसी को तवज्जो मिली, लेकिन वहाँ पर क्योंकि बीआरएस का कोई तोड़ नहीं था और कांग्रेस ही एक विकल्प थी, वहाँ पर हम अच्छी सीटें लेके गए हैं। और वहाँ पर जो है किसी नेता का ये नहीं था कि भी सारे टिकटें मैं बांट रहा हूँ। अच्छा कैप्टन साहब, एक बात बताइए कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है और जो आपके सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए। अच्छा कैप्टन साहब, एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि ओबीसी की नाराजगी के चलते इतनी बुरी शिकस्त झेलनी पड़ी कांग्रेस को? नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं अब तेलंगाना में तो वहाँ पर भी जो है टिकटें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में टिकटें तो ओबीसी को ठीक दी गई थी। मैं ये नहीं कहता वहाँ टिकट ठीक नहीं दी गई, टिकट दी गई है वहाँ पर, लेकिन वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ गया ना। आप देखिए ना, जब आप सत्ता में रहते हैं तो मध्य प्रदेश में तो आप सत्ता में नहीं थे कैप्टन साहब। मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की हमारे जो कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गए हैं। 18 साल तक बीच में 15 महीने की सरकार रही, वो तोड़ दी गई सिंधिया जी ने। तो मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश की जो हार है वो मेरे को हजम नहीं हो रही और तेलंगाना की जो जीत है वो जबरदस्त जीत है। उसको जो है बुरा नहीं पा रहे हम, और ना ही जो मीडिया उसको, भाई तेलंगाना को हमने बीआरएस को जो है शिकस्त दी है तो उसका क्रेडिट की बात ही नहीं करते। क्या एक वो बहुत बड़ी जीत नहीं है क्या? वहाँ बिल्कुल जीत है। अगर तेलंगाना में हम जीतते हैं तो आंध्र प्रदेश से फर्क पड़ेगा। जी जी जी, आंध्रा बिल्कुल उनके साथ में है। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी को ये जो सारी पार्टी जो है 2 नेताओं के हाथ में दे देना, 3 नेताओं के हाथ में दे देना, उससे हटकर कलेक्टिव लीडरशिप की बात करनी पड़ेगी। अच्छा कैप्टन साहब, चलिए ये तो रही ओबीसी वोटर्स की बात। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिसे कि राहुल गांधी पिछले साल भर से उठा रहे थे, वो था कास्ट सेंसस का। क्या लगता है कि जनता ने, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस की और जो ठगबंधन बना है, कास्ट सेंसस की बात कर रहा था, जातीय जनगणना की बात कर रहा था, उसको नकार दिया है सिरे से? देखिए, मोदी जी ने कहा कि 4 वर्ग हैं, गरीब, महिला, युवा, बेरोजगार, 4 वर्ग उन्होंने किए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ श्रीमान मोदी जी से कि आप युवाओं में से आप बगैर सर्वेक्षण के आप कैसे उनको लाभ देंगे? कास्ट सेंसस जो है वो केवल स्वर्ण जाति ओबीसी का लिए नहीं है, उसमें स्वर्ण जाति का भी सर्वेक्षण होगा, उसमें ओबीसी का भी होगा, शेड्यूल कास्ट का भी होगा, शेड्यूल ट्राइब का भी होगा, और तो है आपका माइनॉरिटी भी होगा। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि तमाम ये मुद्दे जो थे जातीय जनगणना के, जनता ने नकार दिए, सत्तासीन भाजपा को किया। उन्होंने भ्रमित किया लोगों को। इससे सोसाइटी डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जातीय जनगणना जातिगत आधार पे है। और जो सबसे गरीब आदमी है, फर्ज करो यादव, वहीर, गुजर है, इनमें जो सबसे गरीब आदमी है उसको आप पता लगेगा, कच्चा मकान है उसके पास,
शिक्षा कितनी है, रोजगार है कि नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? कास्ट सेंसस से पता लगेगा। ये जनता को क्यों नहीं समझा पा रही है कांग्रेस? स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें जो है उन लोगों में सब, जो ब्राह्मणों में, राजपूत में जो सबसे गरीब आदमी है, आपके पंजाबियों में सबसे गरीब आदमी है, वो कास्ट सेंसस ही पता लगेगा। तो योजनाएं आप बना सकते हो इसके लिए, तो सबसे गरीब आदमी है, तो उसके लिए आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हो, आप उनके लिए स्कीम्स बना सकते हो। तो मोदी जी ने जो भ्रम फैला दिया कि इससे कास्ट डिवाइड होगी, कास्ट डिवाइड नहीं होगी। लोग कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कास्ट सेंसस का मूल उद्देश्य समाज में उनके अधिकार देना, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार, का मतलब ये नहीं है कि जिसकी जैसे आपका पिछड़ा वर्ग के है उसके अंदर जो है कैटेगरी बन सकती है। शेड्यूल्ड कास्ट है, उसमें जो बहुत गरीब कुछ ऐसी बिरादरियाँ हैं जिनको जो है आरक्षण का लाभ अब तक पूरा नहीं मिल पाया। स्वर्ण जातियों में ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का, जो EWS के अंदर जो आरक्षण मिलता है वो सही ढंग से नहीं मिला। तो जातीय जनगणना जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, उसको ग्राउंड लेवल तक हमारे पार्टी के जो नेता हैं वो बता नहीं पाए कि मोदी जी को जवाब देना चाहिए था कि भैया आप जो बात कर रहे हो, आप गुमराह करने की बात कर रहे हो। युवाओं में आप रोजगार आप देंगे, उसी को देंगे ना जो गरीब आदमी पहले। तो वो कैसे होगा? बगैर कास्ट सेंसस के नहीं होगा। अच्छा कैप्टन साहब, दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहा है कि मध्य प्रदेश के चुनावों में, छत्तीसगढ़ के चुनावों में या फिर राजस्थान के चुनावों में कुमारी शैलजा को भेजा गया, रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी बनाया गया और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन तमाम प्रदेशों में हार क्या संकेत दे रही है? हरियाणा में भी इसी कदर इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा अगर यही समीकरण रहे, यही हालात रहे तो। दुष्यंत चौटाला का कहना है ये। दुष्यंत चौटाला पहले अपनी खैर बना ले। वो जो है, वो जो कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, हार जीत तो एक पहलू के दो सिक्के हैं। मैं किसी पर्सनल तौर पे कि ना किसी का नाम लेना चाहूँगा, तो आपने जो नाम लिए हैं, मेरा एक ही बात कहना है कि किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, मेरिट के आधार पे आप टिकट देंगे तो कांग्रेस में 60 से ऊपर सीट आएंगी। आज लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ओबीसी को दरकिनार करोगे आप तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप जो है स्वर्ण जातियों में भी कई जातियां हैं, उनको साथ लेके चलोगे आप शेड्यूल्ड कास्ट में भी सबको जो है, तो माइनॉरिटी के लोगों को तो हमारे यहाँ एक ही जिला है मेवात, बाकी जगह तो माइनॉरिटी तो नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब तक मेरिट के आधार पे अगर मैं टिकट दे दी आपने, 2005 में भजन लाल जी PCC प्रेसिडेंट थे, मैं CLP लीडर था। हुड्डा साहब तो नहीं थे ना उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में, हम दो ही थे ना। तो हमारी 67 सीट क्यों आई? क्योंकि मैंने जो है भजन लाल के जो आदमी थे तो जीतने वाले थे उसको अपोज नहीं किया, और हुड्डा साहब की जो पूरी पैरवी करी, उनके जो जीतने वाले लोग थे। हमारी 67 सीट आई, और हरियाणा में कभी भी कांग्रेस इतनी सीट नहीं ली है। 10 साल हो गए कैप्टन साहब, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हुआ है। पिछले जुलाई से ये जद्दोजहद जारी है, बार बार आला कमान के पास फाइल जा रही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो रही है। बिना संगठन के कैसे 2024 का आप सपना देख रहे हैं? ये प्रश्न मेरे से नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न आप करो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। अपना जो अध्यक्ष हैं हमारे उदय मान जी हैं, प्रभारी है हमारे बाबरिया जी, वो देंगे इसका जवाब। नहीं कर पा रहे हैं तो नाकामी है। हाँ, अच्छा लगता है कि अगर संगठन का गठन नहीं हुआ तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हरियाणा के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ होगा चुनाव। पिछली बार 31 सीट हमने ली थी, कोई आपका ढांचा था कोई? मैं ये कहता हूँ कि पार्टी संगठन होना बहुत जरूरी है, वो आपकी एक स्ट्रेंथ बनता है। लेकिन आप अच्छा उम्मीदवार खड़ा कर देते तो पिछली बार बगैर संगठन में आपकी क्या सीट आनी थी? संगठन बढ़ा देंगे तो आप जो है 70 पे पहुंच जाओगे।
तो संगठन आप नहीं बनाओगे तो नुकसान तो होना ही है। अच्छा, कल से चिंतन मंथन का दौर शुरू होगा कि हार की समीक्षा की जाएगी कांग्रेस आला कमान के द्वारा। आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, तो ये जो मुद्दे आप यहाँ गिना रहे हैं, चाहे ओबीसी वोटर्स को दरकिनार करने की बात हो या फिर ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट वितरण सही तरीके से ना करने की बात हो, संगठन की बात हो हरियाणा के अंदर, ये तमाम मुद्दे क्या रखेंगे आला कमान के सामने? मैं तो जो है एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे से कोई पूछेगा तो बता दूंगा मैं। हमारे फौज में कहा गया है कि और इनिशिएटिव जो लेता है ना वो भी गलत है। फौज में ये कहा गया है पूछा जाए तो जवाब दे देना। हमारे से पूछेंगे तो हम बता देंगे। यानी तो घोड़े की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी वाली कहावत कैप्टन साहब कहीं ना कहीं कहने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कल से यानी 8 दिसंबर से चिंतन मंथन का ये दौर शुरू होगा। 5 राज्यों के अंदर जो 5 राज्यों में से 3 राज्यों के अंदर जो करारी हार हुई है उसको लेकर ये चिंतन मंथन की बैठकों का दौर शुरू होगा और कैप्टन साहब वहां जाएंगे। अगर उनसे पूछा जाएगा तो जरूर ये तमाम मुद्दे आला कमान के सामने रखे जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की हार को लेकर, जिसमें राजस्थान की हार को लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश की हार को लेकर, और साथ साथ जो कयास लगाए जा रहे हैं कि गुरुग्राम हरियाणा विधानसभा और गुरुग्राम लोकसभा के चुनाव, यानी लोकसभा के चुनाव और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर नहीं चेते, संगठन का गठन नहीं किया तो हरियाणा में भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिल सकती है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।